हाँ जी। थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आया था। अगर आप मुझे देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ये बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, पहले मैं ये मास्क हटा देता हूँ। तो अपना बड़ौत फेसबुक पेज का एडमिन तो अपना बड़ौत फेसबुक पेज का एडमिन आपका दोस्त रवि शर्मा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि हाँ, आपको आवाज़ मेरी आ रही है। हेलो। हेलो सुमित, आवाज़ आ रही है ना भाई? ओके, ठीक है, थैंक यू सुमित। मुझे उम्मीद थी कि कुछ लोग तो आ ही जाएंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से फेसबुक लाइव नहीं किया, तो ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी आने की। ये जो मास्क मैंने लगा रखा है, इसका कारण मैं अभी बता देता हूँ, वीडियो के स्टार्ट में ही, एंड में नहीं बताऊँगा। तो क्या है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ दांतों में कुछ परेशानियां ज़्यादा हो गई हैं। तो आपका ध्यान मेरी दांत पर रहे, ना कि मेरी बात पर रहे। उसको रोकने के लिए एक मास्क लगाया गया है ताकि आपका ध्यान मेरी बात पर रहे, मेरे खराब दांत पर ना जाए। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उसके बाद में बगैर मास्क के भी मिलेंगे। बाकी रवि शर्मा तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लाइव वीडियो अच्छा लगेगा। काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, शायद 2022 में तो पहला ही लाइव वीडियो है। 2022 में तो मैं आया ही नहीं इतना लाइव। अभी इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाह रहा था, लेकिन सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ और लोग भी जुड़ जाएं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे पता लगता है कि कितने लोग इस वीडियो में अभी जुड़ पाए हैं। और जो लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसका रिकॉर्डेड वर्जन मैं फेसबुक पेज पे तो रखूँगा ही अपना बड़ौत पे, दूसरा अपना जो चैनल है बड़ौत वाला, उस पर भी मैं लेकर आऊँगा। तो अच्छा, हाँ सुमित, आपका सजेशन मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी सजेशंस के बारे में मैं एंड में बात ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल मैं कुछ जो बातें करने के लिए आया हूँ उनको करते हैं, देखते हैं कितने ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचती हैं ये सब बातें। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक लिस्ट भी बना के रखी है क्योंकि 1 घंटे तक मुझे बोलना है। अगर आप लोग मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर देता रहूँगा अपनी कहानी के बीच में, अपनी बात के बीच में। तो शुरू करते हैं। अ, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो चमड़े का जूता पहनते होंगे। कभी आपने सोचा है कि ये चमड़े का जूता बनता किस तरह से है? एक मरे हुए भैंसे की खाल जो है उसको उतार लिया जाता है, और उतारने के बाद में उसको ब्रश से साफ किया जाता है, लेकिन फिर भी एक सतह पर मीट लगा रह जाता है और एक सतह पर बाल रह जाते हैं। तो क्या करते हैं कि नमक से रगड़ते हैं, बहुत अच्छे से नमक लगाकर उसकी खाल को रगड़ा जाता है। अब इस रगड़न में 25 से 40% चमड़ा जो है, वो जो खाल है वो गल जाती है, लेकिन जो बच जाता है वो हाई क्वालिटी चमड़ा होता है, उससे आपके शूज़ बनते हैं। जो शूज़ कानपुर से लेदर का काम होता है, आप लोग पहनते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं कि भाई लेदर शूज़ काफ़ी चलता भी है और डिमांड में तो हमेशा से ही रहे हैं लेदर ब्लैक शूज़। तो इस घटना की बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ये जानकारी या ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ?
देखिए ज़िंदगी भी जो है ना वही नमक की रगड़ है। उस नमक की रगड़ में 25 से 40% लोग गल जाते हैं और जो बच जाते हैं वो टिके रहते हैं। उन्हीं लोगों की कहानी आगे चलकर एक अपना बढ़ोत के पेज के रूप में आप लोगों के सामने आई। हमने करीबन 5-6 साल की मेहनत करी इसमें। कुछ 4-5 लोग मेरे साथ जुड़े, कुछ दिन रुके, काम किया, फिर चले गए। पर मैं मेजरली इस पेज को धीरे 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 चलाता रहा और 10,000 लाइक्स तक हम पहुँचे भी। अब 10,000 लाइक्स हुए, लेकिन अगर अभी फ़िलहाल पेज पे देखें तो कुछ 9,800 कुछ लाइक हैं। यानी कि 200-250 लोग वापस चले गए। अब ये जो रिडक्शन आया, ये रिडक्शन क्यों आया? ये रिडक्शन आया, एक तो रेगुलरिटी नहीं है। मेरी पोस्ट में रेगुलरिटी नहीं रहती, बीच बीच में मैं काफ़ी दिनों के लिए गायब भी हो गया। फिर मेरी हेल्थ का इशू हो गया। मुझे, आप सब लोगों को पता होगा कि मुझे करीबन 1.5-2 साल पहले एक हार्ट अटैक भी आया था। तो उसकी वजह से भी मैं हर जगह, जैसे सुमित आप सजेस्ट जो कर रहे थे ना कि मैं बड़ौद के रैंडम शॉपकीपर्स के पास जाऊं, उनकी बातें आप तक पहुंचाऊं, उनके बिज़नेस के बारे में बताऊं, मतलब फेसबुक पेज पे भी या अपने यूट्यूब चैनल पर भी। तो वो फिज़िकल एक्टिविटी अब उतना नहीं कर पाता मैं। जो एनर्जी है मेरे पास में अपने दिन को चलाने के लिए, उसमें मुझे अपने परिवार के लिए कमाना है और स्पेस से मैं कुछ नहीं कमाता। ऐसा नहीं कि मैंने स्पेस से कभी कुछ नहीं कमाया, लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल मैं स्पेस से कुछ नहीं कमाता। और अगर मैंने कभी कुछ कमाया भी है तो पूरा मतलब 5-6 साल में शायद ही 10,000 रुपये भी नहीं कमाए होंगे। क्योंकि हम कुछ बीच बीच में प्रमोशन भी करा है हमने इस पेज पर, लेकिन पेड प्रमोशन 90% हम मना ही कर देते हैं। लेकिन जब मैं वेबसाइट बना रहा था तो कुछ क्लाइंट्स के लिए मैं करता था, जो जिनकी वेबसाइट भी मेरे पास थी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल की वेबसाइट, खेल इंडिया ट्रस्ट की वेबसाइट, या आपका कई स्कूल हैं बड़ौत के जिनकी वेबसाइट मैंने बनाई और करीब 3-4 साल चलाई। अभी फ़िलहाल मैं कोई वेबसाइट का बिज़नेस नहीं करता। तो ये जो इरेगुलरिटीज़ रहीं इसकी वजह से कुछ लोग कम हो गए, तो उनका इंटरेस्ट हट गया लोगों का। और फ़ारूक खान, थैंक यू फ़ारूक। फ़ारूक, हम कोशिश कर रहे हैं, मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ौत की न्यूज़ ज़्यादातर आप तक पहुँचती रहें। और मैं वही बता रहा था कि वो एक रेगुलरिटी होनी चाहिए अगर हमें पेज को ग्रो करना है। वो रेगुलरिटी नहीं रह पा रही है। उसके कई रीज़न्स थे। एक रीज़न तो हाल फिलहाल में ही एक घटना घटी। अ, इस घटना के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को मिर्ज़ा गालिब का एक किस्सा सुनाता हूँ। मिर्ज़ा गालिब जो थे, सब जानते हैं कि बड़े ही मतलब काबिल शायर हैं। और शायद ही कोई होगा कि जिसने गालिब को ना सुना हो, गालिब को ना पढ़ा हो। एक मेरा ही लिखा हुआ एक शेर भी है कि लोग लिखते हैं तेरा नाम लेके गालिब, लोग लिखते हैं तेरा नाम लेके गालिब, पर वो दौर कुछ और था जब तू लिखा करता था। तो आजकल तो ऐसा है कि भाई, थैंक यू आयुष। आयुष, आपका जिक्र आएगा, आपके बारे में बहुत बड़ी बात करनी है। एक सेक्शन मैंने आपका भी रखा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में नहीं आएंगे। पर 1 घंटे तक मैं क्या बात करूंगा, उसके लिए मैं कई सारे टॉपिक्स लेके आया हूँ। तो मैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में बता रहा था कि मिर्ज़ा गालिब बड़े ही मतलब काबिल शायर रहे। और शायद हमारी अगली 8-10 पीढ़ियाँ भी जब आएंगी तब भी लोग जानेंगे कि मिर्ज़ा गालिब कौन थे। तो ये दिल्ली में चांदनी चौक के पास में बड़ी माना गली है, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, वहाँ रहते थे। और चांदनी चौक लाल किला पास का ही डिस्टेंस है। तो मिर्ज़ा गालिब का बड़ा मतलब ये था कि वो काबिल तो बहुत थे, उर्दू की नॉलेज बहुत थी, शेर व शायरी बहुत अच्छी थी, बट वो एक नंबर के शराबी भी थे। उन्हें शराब पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो जो शराब पीने का इतना शौक़ था कि उन्हें किसी ने बताया कि मेरठ में बहुत अच्छी शराब मिलती है। तो उन्होंने क्या करा, एक बार कि अपने 2 गधे लेके गए और उन 2 गधों पे मेरठ से दिल्ली, उस ज़माने में पैदल शराब लाद के लेके आई कि भाई बढ़िया शराब पियेंगे तो मेरठ की शराब पियेंगे। तो मेरठ से शराब लाद के दिल्ली लेकर आए। अब ये किस्सा मुझे कैसे पता, मैंने भी किसी यूट्यूब वीडियो से ही सुना है, आगे सुनाते हैं। तो बीच बीच में अपनी शक्ल भी दिखाता रहता हूँ। और मास्क मैंने क्यों लगा रखा है ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है। तो जो लोग
ऑडियो सुन रहे हैं अभी, उन लोगों को लगे अगर कि मास्क क्यों लगा रखा है, तो जब रिकॉर्डेड आ जाएगा तो उसकी स्टार्टिंग की 2 या 3 मिनट में उनको पता लग जाएगा कि ये मास्क क्यों लगाया गया था। मैं उसे बार बार रिपीट नहीं करूँगा उस आंसर को, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि उस वीडियो के बारे में बता रहा था मैं कि हाँ, एक वीडियो में मैंने सुना कि मिर्ज़ा गालिब ने शराब का बहुत शौक था, भाई शराबी तो थे ही। अब शराबी थी तो काबिलियत जो थी वो कहीं दब कर ही रह गई। उस इलाके में एक राजा होते थे बहादुर शाह जफर, उनका एक राज कवि होता था जिसकी बड़ी मान्यता होती थी कि भाई क्या शायर हैं, उम्दा शायर हैं। महाराज के सामने, राजा के सामने, मतलब उनकी बड़ी इज्जत थी। और मिर्ज़ा गालिब की कोई इज्जत नहीं। तो मिर्ज़ा गालिब चांदनी चौक की एक दुकान पे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि भैया राज कवि जा रहे हैं, तो राज कवि को छेड़ना और उनसे खून जल जाना ये तो मिर्ज़ा गालिब का होना ही था। तो उन्होंने एक कुछ कमेंट मार दिया। अब बोल दिया ऐसे कि अबे वो शहनशाह के चमचे। अबे चमचा वगैरह सुनकर वो गुस्सा हो गए, वो पहुंचे बहादुर शाह जफर के पास। बहादुर शाह जफर ने तो भैया तलब कर लिया। सैनिक पहुंचे, मिर्ज़ा गालिब को दरबार में बुलाया गया। दरबार में बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या, तुमने इस तरह से क्यों कहा। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि नहीं, मैंने तो इस तरह से कुछ भी नहीं कहा था, मैं तो शेर पढ़ रहा था। कि अच्छा शेर पढ़ रहे थे, तो हमें भी सुनाओ क्या शेर था। तो एक बड़ा, एक बहुत इम्पोर्टेंट शेर है जो सब ने सुना है, ये उसी का एक हिस्सा है कि हर बात पे कहते हो तू, कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हर बात पे कहते हो तू, कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो ये सुनकर राजा सब शौक में रह गए। इसके आगे भी है कि हम कायल नहीं बहने, हम कायल नहीं रगों में बहने के, लहू अगर आंखों से न छलके तो लहू क्या है। अब इस पॉइंट का हमारे पेज के लाइक्स कम हो जाने से क्या लेना देना है। इस पॉइंट का हमारे पेज के लाइक्स कम हो जाने से लेना देना ये है कि कई बार राजनीतिक या हमारी सामाजिक विचारधाराएं एक दूसरे से टकरा जाती हैं। हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ सही है, शायद मेरे जो फॉलोवर्स हैं उनको लगता है कि ये चीज़ तो गलत है। तो वो जो आर्ग्यूमेंट हुआ, उस आर्ग्यूमेंट के टाइम में मैं अग्निवीर वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने लिखा कि हम ये पेज को डिसलाइक मार के जा रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं ये पेज। तो मैंने कहा जाओ भाई, क्योंकि रगों में बहने के हम नहीं कायल, वो लहू ही क्या जो आंखों से न छलके। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा, हमारा अपना तरीका है, हमारी अपनी बात है। तो उस वजह से कुछ रिडक्शंस लाइक्स में आए। हालांकि मैं मानता हूँ कि मेजर रीज़न जो था मेरे पेज पे लाइक्स कम हो जाने का, वो रहा कि मैं रेगुलर नहीं रहा। और फिर आती है बात कि बड़ौद का फेसबुक जो एक आउटलुक था वो चेंज होता रहा है हमेशा से। एक ज़माने में एक पेज हुआ करता था बड़ौद सिटी के नाम से। मैं नोएडा में जॉब करता था और मैं रात को अक्सर जब गाड़ी से लौटता था ड्यूटी से अपनी शिफ्ट ख़त्म करके, तो मैं उस फेसबुक पेज की पोस्ट देख के सोचता था कि यार ये भैया कितनी मेहनत करते हैं, इनकी वजह से बड़ौद की न्यूज़ मिल जाती। जैसे फारूक अभी आपने लिखा ना कमेंट में, वो मैं उनके लिए लिखता था। मैं उनके पेज का फॉलोवर था और मेरे पास कोई पेज बनाने का आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था। बट एक दिन बना, पेज भी बना। वो भैया का पेज आज भी 5-6 हज़ार लाइक्स पर है, हम 10 हज़ार लाइक्स टच करके वापस आए हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि आयुष का पेज आया, बड़ौत लाइव, बड़ौत टुडे नाम से एक पेज आया। आयुष तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। बड़ौत लाइव का पेज अगर आपने लाइक नहीं कर रखा और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बड़ौत लाइव का पेज लाइक करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो नया लेके आ रहा है उसका साथ निभाएं, उसको भी अप्रिशिएट करें। अब बहुत सारे लोग उनके फेसबुक पोस्ट पर, पेज पर रिस्पॉन्स करते हैं, ये देखना बहुत अच्छा लगता है। आ, दोस्तों मेरी आवाज़ आ रही है ना? अगर कमेंट आते रहेंगे बीच बीच में तो मुझे थोड़ा आसानी होगी कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था बड़ौत लाइव की पेज की, जिसे आयुष जैन चलाते हैं। आयुष मुझे पर्सनली मिल चुका है और बहुत ही अच्छा बंदा है। और पेज के लिए वो भी इतना रेगुलर तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी एफर्ट डालता है और जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है उसके लिए, तो वो सब कर रहा है उस पेज के लिए। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई मेरी बात सुन के उस पेज को लाइक्स दे रहा है तो प्लीज़ दे दें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है?
मैं अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू सुन रहा था, शायद आप लोगों ने भी देखा हो कि लल्लन टॉप पर जाकिर खान का इंटरव्यू आया था। लल्लन टॉप पे जाकिर खान के इंटरव्यू में पूछा कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडी का सीन चेंज हो रहा है। एक टाइम था राजू श्रीवास्तव था, फिर जाकिर खान जैसे लोग आए, अब और नए लोग आ रहे हैं, तो उन नए लोगों के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? तो जो क्रिएटिव है, रियली में क्रिएटिव हैं, और जो लोग रियली में अच्छे हैं, वो यही कहेंगे जो जाकिर खान ने कहा कि हाँ, जैसे कि अभी एक लड़का आया है आदेश निश्चित के नाम से। आदेश निश्चित जो हैं वो हमारे बागपत के ही हैं। मैंने उनके बारे में फेसबुक पोस्ट भी शेयर की थी कि कैसे उन्होंने अभी एक कॉमिक्सतान नाम से एक सीरीज़ आई थी अमेज़ॉन प्राइम पे। तो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनके वीडियो भी मैंने थोड़ी सी क्लिप्स काट के लगाई थी ताकि आप लोगों को उनके बारे में पता लगे। अगर आप आदेश निश्चित को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ करें, मैं पेज पे उनका लिंक डालूंगा, उनको सपोर्ट करें, ठीक है? तो जाकिर खान ने उनके बारे में बात करी और कहा कि देखिए, एक टाइम था, एक दौर था, लोग उस दौर में राजू श्रीवास्तव को पसंद करते थे। फिर एक दौर आया जिसमें जिसमें लोग जाकिर खान को पसंद करते हैं। अब एक दौर आएगा जिसमें आदेश निश्चित को लोग पसंद करेंगे। तो ऐसे ही बड़ौत फेसबुक का सीन है। एक टाइम था जब बड़ौत सिटी नाम से फेसबुक एक फेसबुक पेज था, वो बहुत लोग पसंद करते थे। उन्होंने अपना एक फ्लैग, मतलब एकदम अच्छा खासा ऊंचा उठा रखा था। फिर एक टाइम आया हमारा जिसमें हमने अपना बड़ौत का एक फ्लैग अच्छा खासा ऊंचा उठाया। वो अलग बात है कि कुछ लोग यहाँ पे लिख जाते हैं जो खुद 20 साल के हैं कि अबे बस करना, अबे चुप रहना, अबे तुझे क्या पता। मैंने कहा बेटा, जिस टाइम पे तुझे सोशल मीडिया की स्पेलिंग क्या है ना ये भी नहीं पता था, उस टाइम का तो मेरा फर्स्ट वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। देख, 12-13 साल पहले बड़ौत का यूट्यूब का वीडियो रवि शर्मा ने डाल रखा है। बट क्या है ना कि जब आप सोशल मीडिया में कोई पेज चलाते हैं, कोई चैनल चलाते हैं, तो आपको बस वहीं पे रुकना पड़ता है। आप कहना तो चाहते हैं कि हर बात पे कहते हो तू, कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। बट आप कुछ कह नहीं पाते। आपको लगता है कि यार किस किस के साथ में लड़ाइयाँ लोगे। तो अब सीन कुछ ऐसा हुआ है कि लोग मूव कर रहे हैं, नई सोच, नई अप्रोच, नया तरीका कुछ। शायद उसके बाद भी होगा, बड़ौत लाइफ के बाद भी कोई और नया पेज आएगा जो और बेटर करेगा, कुछ और नई चीज़, नए तरीके की बातें लेकर आ पाएंगे। और वो आना भी चाहिए। इससे हमारा सोशल मीडिया पे एक प्रेजेंस हमारे शहर का बना रहेगा, और शायद कुछ बेटर ही सबको मिलता रहेगा। जो हमें कहते हैं कि भाई आपसे बड़ौत की न्यूज़ मिल रही है, तो उन्हें बेटर तरीके से मिल पाएंगी। अब ये सिर्फ फेसबुक पेज पे नहीं, ये बड़ौत के यूट्यूब पे भी हो रहा है। अगर आप बड़ौत यूट्यूब की बात करें, तो बड़ौत के यूट्यूब पर भी कभी मैं एक आध वीडियो डालता था जब यूट्यूब आया आया था। मेरी वीडियो में ना वॉइस होती थी ना कुछ होता था, बस इमेजेस और एक टोन लगी हुई आती है। वो वीडियो आज भी है, 1 लाख के ऊपर व्यूज़ हैं। कुछ वीडियो ऐसे हैं जिसे आप अपना बड़ौत नाम से लिखेंगे तो आप देखेंगे 51,000 ऐसे कुछ व्यूज़ पे ही आ रहे हैं। मैं उन वीडियोस की बात नहीं कर रहा जो किसी ने बनाए, जो कि बड़ौत का रहने वाला नहीं है, ना बागपत का रहने वाला है। बट जो बड़ौत के रहने वाले हैं वो लोग भी बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि सागर अग्रवाल है, या फिर रमाला से पीके है। अब ये लोग जो हैं ये बड़ौत बागपत के यूट्यूब सीन चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मुजफ्फरनगर से बात करें तो मुजफ्फरनगर से एक लड़का है लक्ष्य चौधरी। लक्ष्य चौधरी मुश्किल से 23-24 साल का होगा। और लक्ष्य चौधरी का चैनल देखिए जो कि रोस्टिंग चैनल है, या लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स देखिए, तो आप पाएंगे कि मुजफ्फरनगर से लड़के उठ के पूरे नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। बड़ौत में भी ऐसे कई लड़के हैं जो कि यूट्यूब से हर महीने 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो दिल जीत रहे हैं, अभी कमाई शुरू नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो ये जो सीन है, ये सीन सिर्फ फेसबुक तक नहीं है, यूट्यूब पे भी एक जनरेशन चेंज हो रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि बेटर ही होगा अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो जब भी आप देखेंगे कोई बड़ौत से वीडियो बना रहा है, जैसे कि कई लड़कियां हैं, 2-3 लेडीज़ को मैं जानता हूं जो कि व्लॉग्स बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, एजुकेशनल चैनल चलाती हैं, उनके वीडियोस को सपोर्ट करें। और उनकी लाइक्स कमेंट्स पे थोड़ा सा आप भी टाइम दें, जब दूसरों को भी तो देते ही है ना।
जो लोग आपके बड़ौद बागपत के नहीं हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो बड़ौद बागपत के हैं उनको सपोर्ट करें ना, उनके भी वीडियोस को देखें। और अगर कोई और नया इस वीडियो में जुड़ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करते चलें। सुमित तो साथ ही है हमारे। मेरी वीडियोस भी बहुत वायरल होती है, पर वो नाम और फेम नहीं मिला। हाँ, ये बात तो है यार, तुम्हारी वीडियोस बहुत वायरल होती है। वैसे भी सुमित बहुत क्रिएटिव बंदा है। सुमित का वो जो राखी वाला वीडियो है, वो आज भी जब हमने रक्षाबंधन पे डाला था पिछले 2-4 दिन पहले त्यौहार पे, तो उस दिन भी नए कमेंट्स और नए लाइक्स मिल रहे थे। उस दिन भी हम देख रहे थे कि सुमित को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस ये है कि हमें शायद कुछ नया सोचना होगा सुमित। मैं भी नया सोचने के चक्कर में लगा रहता हूँ, और इसके बारे में बात करूँगा कि यूट्यूब से मैंने क्या किया, यूट्यूब से मैंने क्या कमाई की, कैसा चल रहा है मेरा यूट्यूब का, और कैसे कोई और कमा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ एक जनरल इश्यूज पे बात कर लें। मैंने सोचा कि जब हम अपना बड़ौद के फेसबुक पेज का लाइव सेशन करेंगे तो 2-3 इश्यूज जो अक्सर कमेंट्स में आते हैं, उनके ऊपर मैं क्या सोचता हूँ वो ही बात करूँगा। और अगर आप कमेंट में आप लिख सकें कुछ तो आप बताएं मुझे, तो बहुत अच्छा होगा। ये वीडियो रिकॉर्डेड वर्जन में फेसबुक पेज पे भी रहेगा। आई होप कि मैं इसे सेव कर पाऊँगा, और शायद मैं बड़ौत वाला चैनल पर भी इसको डालूँगा। तो वहाँ पर भी आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। तो जैसे कि मैं एक पॉइंट अक्सर देखता हूँ कि लोग बात करते हैं बड़ौत ट्रैफिक की। बड़ौत में ट्रैफिक की बहुत समस्या है। अब ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा कई बार मतलब फॉलोअर्स का और मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो मैं बड़ौद के ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेलमेट के यूज़ को लेके बहुत सारी पोस्ट डाल चुका हूँ, और उन्हें डिलीट भी मार चुका हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई आप जो बात कहना चाहते हैं उससे दिशा भटक गई है, डिस्कशन कहीं और चला गया है। तो मैं उस डिस्कशन को वहीं स्टॉप करने के लिए कई बार पोस्ट डिलीट कर देता हूँ कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, कि आप इस आर्ग्यूमेंट को किसी पॉलिटिकल पॉइंट पे ले गए या कुछ और ही इसके मतलब निकल गए। तो इसलिए बड़ौद ट्रैफिक के ऊपर कई पोस्ट आई और चली भी गई, इस पेज पर अभी नहीं है। अ, मैंने एक पॉइंट जो चलाया था, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पड़ा हुआ है, एक वीडियो पड़ा हुआ है कि बड़ौत में 10 मिनट के अंदर मैं समझाता हूँ कि बड़ौत में कैसे ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करेंगे। अब ये ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने का मेरा जो तरीका था, मैंने ये समझा कि हमें हेलमेट के यूज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए कि कभी किसी लड़के को देखा है कि वो पैंट की चैन खुली छोड़ के और सड़क पे घूम रहा है और कह रहा है भाई नीचे अंडरवियर तो पहन रखा, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं दिख रहा? ऐसे करता है कोई? 99% लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो पैंट पहनने की तमीज़ है ना, ये पैंट पहनना और पैंट पहनने की तमीज़ हमें सबसे ज़्यादा कहाँ ज़रूरत पड़ी इसकी? अपने स्कूल में। और स्कूल में कभी गलती से भी चैन खुली रह गई ना, तो जो हश्र होता था हमारा, एक तो मैडम ही पकड़ के बुला लेती थी चैन बंद करो, सर पकड़ के बुला लेते चैन बंद करो। और ऐसे ही आपका जो आस पड़ोस होता था, यानी कि बच्चे होते थे, वो मजाक बना के हद ही कर देते थे। तो पैंट पहनने का एक स्टैंडर्ड तरीका बन गया कि चैन तो बंद होगी ही होगी। 99% लोगों का, एक आध परसेंट बेवकूफ़ कोई शायद कर सकता हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई भी अभी फ़िलहाल सड़क पे भी जाएंगे, अनजाने की बात अलग है, लेकिन जान पूछ कर चैन खुली करके घूम रहा होगा। अब ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ मैं? ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसी ही अप्रोच आपको अपने व्हीकल के साथ लेनी थी। आप घर पे जब वो 60-70 हज़ार रुपए की बाइक लेकर आए, तो उस बाइक को चलाने के वक्त में लाइसेंस रखना, उस बाइक की मेंटेनेंस प्रॉपर करना, उसकी इंश्योरेंस कराना, अपनी हेलमेट पहनना, ये तो रूल गाइड में लिखा हुआ है। बाइक चलाने का रूल ही ये है, और कोई रूल है ही नहीं। लेकिन हमने क्या कर दिया, अरे छोड़ना यार, चलता है सब। पर पैंट की चैन खुली छोड़ के आप चल सकते हैं क्या कि चलता है सब? नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? स्कूल में ही सीख गए थे। अब ये स्कूल में ही सीख गए थे वाली भावना आपको अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बेहद ज़रूरी है। स्कूलों में बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रैफिक रूल्स फील कराने चाहिए, सिर्फ ऐसे लिखने के लिए नहीं। आपने एक ऐसे लिखवा दिया
कि लेफ्ट साइड चलना चाहिए। सड़क पर चल के देखो, सारी लड़कियां राइट साइड में चल रही हैं, वो भी झुंड बना के। औरतें राइट साइड में चल रही हैं। एक बाइक पे तीन तीन लड़के बैठ के जाने लग रहे हैं। किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा। अब जब आप हेलमेट को कंपलसरी करते हैं तो आप वो साथ साथ और भी डिसिप्लिन कंपलसरी खुद ब खुद हो जाएंगे। ये एक मतलब साइकोलॉजिकल स्टडी में बताया गया था कि अगर आप, अच्छा ठीक है सुमित, अगर आप जाना चाहते हैं प्लीज़ भाई, थैंक्स इतनी देर रुके। मैं तो 1 घंटे बात करने के लिए आया हूँ। तो एक साइकोलॉजिकल उसमें बताया गया था कि अगर हम एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बना लें, जस्ट वन डिसिप्लिन, अगर हम एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बना लें तो हमारी लाइफ में कई और डिसिप्लिन भी जुड़ जाएंगे। जैसे कि अगर आप रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक का एक डिसिप्लिन बनाएं तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में नेचुरली 3-4 डिसिप्लिन खुद ब खुद जुड़ गए। आप अनुशासित अपने तरीके से हो गए। मैं बताऊंगा अभी अपनी कहानी में भी कि मैं किस तरह से एक डिसिप्लिन को बना के अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज देख पा रहा हूँ। तो मैंने इसलिए लिखा कि अगर हम हेलमेट पे फोकस करेंगे तो ट्रैफिक के और रूल्स को फॉलो करने की इच्छा, और व्हीकल का जब बहुत अटमोस्ट नेसेसरी यूज़ है तब यूज़ करने की इच्छा, सड़क पे ट्रैफिक को कम करेगी, कंट्रोल करेगी और मैनेज करने में आसानी होगी। वरना यार पुलिस कहाँ से लाएं इतनी इतनी पुलिस तो नहीं हो सकती ना कि हर आदमी के पीछे एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया जाए। हमें ही समझना होगा। तो ये सब बातें मैंने अपनी वीडियो में समझाई हैं। आप अगर देखना चाहें तो बड़ौत वाला के चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर पहुंच रहा है, आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग के बाद डालूंगा इसको, तो मैं यहाँ पे एक लिंक लगा दूंगा। उस लिंक में आप देख सकते हैं कि क्या मैं उसमें समझाना चाह रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में यहाँ बात नहीं करूँगा वरना फिर से थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो अब दूसरा पॉइंट है बड़ौत में एजुकेशन को लेके। वही मतलब कि हम क्या करने की जल्दी में लगे हुए हैं कि पैसे कमाने हैं। अब स्कूल है, स्कूल के सामने मुश्किल से 15-20 फुट की जगह भी नहीं है। अरे आप अपने स्कूल के बाहर अगर देख रहे हैं ध्यान से, 70 तो साइकिल खड़ी कर रखी हैं आपने। वो 70 साइकिलें एक साथ छुटेंगी तो कितना जाम लगा देंगी, कितना इनडिसिप्लिन होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। उसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर ही पढ़ाई की चिंता नहीं कर रहे, बाहर एक अच्छा नागरिक बनाने की चिंता नहीं कर रहे। बस चिंता किस बात की चल रही है कि ये नोट की छपाई कैसे हो जाए। और ये काम तो टीचर्स का है, उन्हें करना चाहिए। अरे भाई वो क्या करेंगे? जब छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन भी टीचर्स को बुलाया जाता है। वो बंधुआ मजदूरों की तरह से तो वहाँ काम कर रहे हैं, वो अपनी आज़ादी की तरह के लिए तो बोल नहीं सकते। तो वो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या बोलेंगे? सेम हाल कोचिंग सेंटर्स वालों ने कर रखा है। मैंने इसके ऊपर भी 2-1 बार बात करनी चाहिए, फिर मुझे लगा कि यार कोई मतलब क्या बातों से ही सुधर जाएगा मामला। लेकिन शायद लोग वीडियो में सुन के शायद समझे कि जब एक 9वीं क्लास का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा बाइक को चलाता है और उसे लगता है कि धूम धूम स्टाइल में बाइक चलाना, यानी कि 100 मीटर की डिस्टेंस को 90 की स्पीड से पार करके फटाक से ब्रेक मारना और बूम हॉर्न मारते हुए निकल जाना, ये बाइक चलाना होता है। जब उसे ये लगता है तो वो आगे भी ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ने को ही ड्राइविंग समझता है। अब इसे कंट्रोल कौन करेगा? स्कूल वाले, कोचिंग सेंटर वाले, वो बताएंगे ना कि बेटा तू, तेरी उम्र क्या है? 14-15 साल की उम्र में तू बाइक लेके घूम कैसे रहा है? ड्राइविंग लाइसेंस बनाया किसने तेरा? पर है ही नहीं, वो समझ ही नहीं है। बस नोट छापने की इच्छा है तो वो नोट छापने में लगे हुए हैं कोचिंग वाले बाबा जी। अपने को गुरुजी बोलते हैं लेकिन एक भी गुरुजी ही नहीं है, सब फर्जी। अगर गुरुजी होते तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखते कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा सिविक्स यानी कि एक अच्छा सिटीज़न बनाना भी उन्हीं का काम है। स्कूल वालों का ही काम है और टीचर्स का ही काम है। माँ बाप अगर लापरवाही कर रहे हैं तो भी, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि मैं आज की डेट में हार्ट अटैक के बावजूद भी बड़ौत में कहीं पर भी पैदल जा सकता हूँ। बड़ौत इतनी बड़ी जगह नहीं है कि आपको हर जगह बाइक लेके भागने की ज़रूरत है, जब तक कि आपके पास में कोई बड़ा सामान ना हो, भारी सामान ना हो। और यहाँ पे आपने बच्चों को ट्यूशन पे बाइक पकड़ा रखी है।
आइए खतरी गड़ी में कभी 4 से 6 के बीच में, मैं पहले भी 1-2 बार पोस्ट में लिख चुका हूँ, कह चुका हूँ। मेरा वीडियो अगर आप कहीं बड़े अफसर तक पहुँचा सके तो उन्हें भी बताइए कि 4 से 6 के बीच में एक बार यहाँ पर ड्यूटी दे के देखिए, या यहाँ पे जो और संस्थाएं हैं, कई सारे स्कूल हैं या कोई दुकान वाला है जिन्होंने बाहर कैमरा लगा रखा है, उनसे रिकॉर्डिंग मांगे 4 से 6 बजे के बीच की, कि किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं। वो 9वीं 10वीं क्लास के लड़के एक बाइक पे बैठे हुए 3 जा रहे हैं और फट दनी से निकलते हैं, और सामने से कोई आ जाता है, अचानक से ब्रेक मारते हैं और उन्हें लगता है कि ये ड्राइविंग है। अब यही आदत अगर 3-4 साल और पड़ी तो जब वो 18 के होंगे तब भी उन्हें यही लगेगा कि यही ड्राइविंग है, जो कि गलत है। तो एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा लापरवाही से बाहर निकलें। काश काश ये बातें, काश ये वीडियोस कुछ फ़र्क डालें, ऐसी सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, यकीन तो मुझे भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, और मुझे लग रहा है कि शायद मैंने काफ़ी लोगों को बोर कर दिया, काफ़ी लोग चले भी गए वीडियो से, और अगर कोई हैं इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं या यूट्यूब पर या फेसबुक पर रिकॉर्डेड देखें, तो प्लीज़ यहाँ पर एक कमेंट ज़रूर करें कि अब तक की बातों में उन्हें क्या गलत और क्या सही लग रहा है। और अगर आप अभी लाइव मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको कुछ कहना है इनमें से किसी टॉपिक पर, या फिर कम से कम यस भैया ऐसे करके कुछ कमेंट कर दें, ताकि मुझे आइडिया लगता रहे कि हाँ कुछ लोग अभी मेरे साथ में हैं। तो आई होप कि आप कर दोगे कुछ कमेंट वगैरह। खैर नेक्स्ट टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रहा था वो है आपका बड़ौत नगर पालिका इलेक्शन। अब इस साल हम नगर पालिका के इलेक्शन में जाने वाले हैं। फिर से हमें एक चेयरमैन चुनना है, फिर से हमें वार्ड मेंबर्स चुनने हैं। मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ, और कभी भी नहीं था। अगर बात करें तो मैं पॉलिटिकली रालोद को या बीजेपी को किसी को सपोर्ट नहीं करता। वो अलग बात है कि भाजपा में और विश्व हिंदू परिषद, क्या, हिंदू युवा वाहिनी नाम से एक संस्था है, तो इसमें मेरे कुल मिला के 20-22 फ्रेंड अभी हैं। रालोद में भी मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं तो सच बताऊँ तो मैं ये कहता हूँ कि नगर पालिका चुनाव हो या कैसे भी चुनाव हो, हमें अपने चुनावों में उन लोगों को टिकट देना ही नहीं चाहिए जो ऑलरेडी करोड़पति हैं, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि आम लोगों की समस्याएं क्या हैं। वो नहीं सोचते कि पार्किंग की ज़रूरत है, वो सोचते हैं कि एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स बना के चल दो। वो नहीं समझते कि हमें एक पार्क, अच्छे पार्क की ज़रूरत है, उसकी उन्हें वो कोई ज़रूरत लगती ही नहीं है। देखिए कभी एक बड़ौत में पार्क बना था, उसके बाद में पार्क बना ही नहीं। एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स बना के चले गए, उस बिजनेस कॉम्प्लेक्स की शायद उतनी ज़रूरत थी ही नहीं। तो कई सारे चेंज हैं जो आने चाहिए, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों पहले कोई चार्ट वगैरह मुझे बच्चों का बाइंड करवाना था। मैं बारिश के ख़त्म होने के बाद में गया और मैंने देखा कि जब मैं 8वीं क्लास में था तो किताबों वाली गली में जितना पानी भरता था, आज भी, जब मैं 43 साल का हूँ, 43 ईयर ओल्ड हूँ, आज भी किताबों वाली गली में उतना ही पानी भरा हुआ है। तो ये पानी की निकासी, कूड़े की समस्या और ये कूड़ा गाड़ी की बातें मैं कई बार पोस्ट कर चुका हूँ। हालांकि इस बार मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 14 दिन से 14 डेज कंटिन्यूसली, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे संडे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बारिश तूफान बादल जो भी आ रहा हो, हमारी गली में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आई है। पिछले 14 दिन से रेगुलर आई है, और ये होना चाहिए, शायद 365 दिन होना चाहिए, बट 14 दिन हुआ तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई चलो आए तो हैं। तो कोशिश करेंगे हम किसी जाति के उसमें जाके या किसी पार्टी के उसमें जाके या किसी प्रभाव में ना बह के बड़ौद के अच्छे के लिए कोई अच्छी नगर पालिका की पूरी समिति बना सके। मैं एक चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अकेला चेयरमैन कुछ नहीं करता, पूरे वार्ड मेंबर्स वगैरह होते हैं। कोई फ़ोन आ रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमें नगर पालिका चुनाव का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें बड़ौत के हित में किसी को चुनना है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के विपक्ष में जाके कोई कमेंट नहीं है, और या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पक्ष में भी कोई बात नहीं है। बस जो बड़ौत के हित में हो ऐसे लोगों को चुने,
और कोशिश करेंगे कि शायद अच्छा एक पूरी नगर पालिका समिति बना पाएँ जो लोग पूरे तन मन धन से लगें। धन तो खैर सरकारी है, लेकिन तन और मन तो लगाएं काम में, और बड़ौद को एक अच्छा नगर बना पाएँ जो सिर्फ कागज़ों पे अच्छा ना हो, वाकई में अच्छा हो। नेक्स्ट बात करनी है जो मुझे, वो मेरे बड़ौत वाला चैनल के बारे में बात करनी है। अब सुमित ने मुझे जो कहा कि भाई आप ये करो कि आप बड़ौत के बिजनेसेस के बारे में बताओ, ऐसा कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने एक चैनल के बारे में भी शेयर किया था, मुझे अभी फ़िलहाल उस चैनल का प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा है, तो जो बड़ौद के बारे में बहुत कुछ बताता है, दुकानों के बारे में, वहाँ के बिज़नेस के बारे में। मैं उनका लिंक भी ज़रूर शेयर करूँगा आगे पोस्ट में, ताकि आप लोग उनके पेज को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि उनको भी मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ वगैरह उतने मिल नहीं रहे जितना कि वो मेहनत कर रहे हैं। तो बड़ौत वाला चैनल ठीक ठीक चल रहा है, कोई खास सा अच्छा नहीं चल रहा। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कुछ नया कर सकूँ, कुछ नया ला सकूँ उसके ऊपर जो इंटरेस्टिंग हो। कोई नए आइडियाज़ भी हैं, कुछ प्लान्स भी हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। देखते हैं जल्दी कुछ बेटर कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, चीज़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज आया है जब से हाईवे बना है ना। तो बड़ौद में एक चीज़ बड़ी मैंने देखा कि चेंज हो गई है, एक पूरा प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो गया है इस बात को लेकर, जो कि पिछले करीबन मतलब 7-8 साल पहले तो कह दो कि था ही नहीं बड़ौद के अंदर बिल्कुल भी। या था, मुझे पता नहीं था कि जिस तरह से बड़ौद में फेसबुक पेज, सॉरी, जिस तरह से बड़ौद में जो कई सारे बदलाव आए हैं, उस तरह से एक बड़ौद में बड़ी बहुत फास्ट स्पीड से फास्ट फूड रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है उसमें बहुत बदलाव आया है। अब जैसे बिगीज पिज़्ज़ा है, रोम्स पिज़्ज़ा है, ऐसे करके बहुत सारे मतलब बिजनेसेस बड़ौद के आउटर में आप खुले हुए देखेंगे, जो कि सिर्फ नामचारे की नहीं है। उन्होंने एक बाकायदा पैसे लगाकर एक अच्छा वो बनाया है सेटअप, और अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं बिगीज़ पे खाना खा चुका हूँ, मैं रोम्स में खा चुका हूँ, एक वीर जी हैं, उनका चाप वगैरह का जो बिज़नेस है वहाँ पे मैं खाना खा चुका हूँ। आपका होटल है जो बाहर खुले हैं, 4-5 नए होटल खुल गए हैं। तो मतलब बड़ी तेज़ी से फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट का जो बिज़नेस है वो बड़ौद के आउटर एरिया में, जो लोग मतलब जानना चाहते हैं कि बड़ौद में क्या बदलाव हो रहा है, और काफ़ी सालों से बड़ौद में नहीं आए हैं, तो एक फेज चला था आज से कुछ 15 साल पहले कि जहाँ देखो स्कूल खुलते थे। फिर एक फेज चला जहाँ देखो कोचिंग सेंटर खुलते हैं। फिर एक फेज चला कि जब देखो जिसने देखो उसने लाइब्रेरी खोल ली। अभी बड़ौद में जो नया बिजनेस जंप कर रहा है, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करीब 25-30 साल पहले या 40 साल पहले बड़ौद में बहुत चला होगा, ठीक है। तो अभी आजकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट सेंटर्स इतने सारे बड़ौद में खुल गए हैं कि अगर नए लोगों का भी नाम लें तो 14-15 हो गए होंगे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सा वो है एक्सपीरियंस, क्योंकि हाईवे के पास खुले हैं तो अक्सर जो लोग जा रहे हैं बड़ौद के आउटर से निकलते हुए, उन्हें भी कुछ रुकना होता है, तो वो आराम से रुक कर उसके ऊपर मतलब रेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, और टेस्ट कर सकते हैं, और शायद कुछ अच्छा टेस्ट वगैरह अच्छी सर्विस मिल जाए। थोड़ा सा लगता है कि बाहर का डिस्टरबेंस आ रहा होगा, पड़ोस की छत पे बंदर बोल रहे हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा अच्छा टेस्ट मिल जाए, कुछ मेमोरीज बन जाए, तो बड़ौद को भी याद रखेंगे। अच्छा है, ये अच्छी बात है कि बड़ौद में फास्ट फूड्स का बिजनेस जो है वो काफ़ी फल फूल रहा है। अभी आप देखेंगे कि हर जगह मिल रहे हैं। आह, एक क्वेश्चन आयुष ने पूछा था कि अभी आजकल आप क्या कर रहे हो, आप फिलहाल फुल टाइम यूट्यूबर बन गए हो क्या। तो जैसे ये वीडियो ख़त्म होने को जा रहा है, लगभग 10-12 मिनट 15 मिनट बची हुई हैं, उसके बारे में बात करने की मुझे लगता है कि अब ज़रूरत है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम पास में फेसबुक पेज पर आ जाता हूँ, क्योंकि इससे मैं अर्निंग कुछ नहीं कर रहा हूँ, और अपनी हेल्थ इश्यूज़ के चक्कर में घर पे ही रहता हूँ अक्सर, ज़्यादा कहीं बाहर घूमना फिरना मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात,
मैंने एक बार पोस्ट डाली थी कि बड़ौत में कोई ऐसा बंदा है क्या जो कोई दूसरी लैंग्वेज सिखा सके। इंग्लिश तो खैर सबको आती है बड़ौत में अब, हिंदी इंग्लिश इसकी बात नहीं कर रहा, इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज। तो उसका कोई जवाब ही नहीं मिला। तो मैंने उसके ऊपर प्रयास करना शुरू करा और मेरी बेटी ने भी प्रयास करना शुरू करा। तो मेरी बेटी तो थोड़ा स्लो स्पीड से चल रही है क्योंकि अभी वो 8th क्लास में ही है। वो जापनीज़ लैंग्वेज सीख रही है और मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ। तो मेरा करीबन 84, करीबन क्या है एग्जैक्टली 84 डेज़ हो गए हैं मुझे स्पेनिश सीखते हुए। और स्पेनिश में मैं वीडियो बना चुका हूँ, स्पेनिश में मैं फ़िलहाल स्टोरीज़ लिख सकता हूँ, स्पेनिश में बोल सकता हूँ। यहाँ बोल के दिखाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा प्लान है कि शायद अ, अगले मार्च अप्रैल तक मैं थोड़ा और स्ट्रेंथ उसमें पालूंगा और कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह कर लूँगा। तो मैं यहाँ बड़ौत में स्पेनिश सिखाया करूँगा। तो मैं इस अप्रोच के साथ चल रहा हूँ कि मैं अपनी 1 साल की लर्निंग पूरी करके स्पेनिश का एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूँगा कि लोग मुझसे अगर स्पेनिश सीखना चाहते हैं। बीच में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज भी चलाए थे जो कि मुजफ्फरनगर से कई बच्चे कोरोना के टाइम में मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। तो वो ऑनलाइन क्लासेस मोड में तो एक्सपीरियंस है ही, थोड़ा ऑफलाइन क्लास में भी देखते हैं कि कैसे बनता है। अभी वो फ़िलहाल कम से कम 7-8 महीने बाद का प्लान है। तो स्पेनिश सीख रहा हूँ मैं, जो मेरा मेजर टाइम जा रहा है। हाँ, अर्निंग के लिए जो मेरे पास में पॉइंट है वो है यूट्यूब। उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं कि अपना बढ़ोत के बारे में क्या फ्यूचर प्लान है। हाँ, अपना बढ़ोत के बारे में क्या फ्यूचर प्लान है। आयुष ने अभी कमेंट किया कि कुछ समय पहले एक पोस्ट आया था कि अपना बढ़ोत पेज को अब कोई टीम संभालेगी। वो क्या था, क्या कोई कोलैब है? दरअसल मैं बहुत, जब मैंने बताया ना कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो गए थे, आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही ना, किसी से कोई कमेंट करके चला जाता है और आप देखते हैं कि यार प्रोफाइल से लग रहा है कि 20-22 साल का लड़का है। मतलब जब ये पैदा हुआ था तब तो मैं इसकी उम्र का था और ये मुझे कह रहा है बस करना, चुप करना। तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। मैंने डिसाइड किया कि यार मैं फेसबुक पेज नहीं चलाऊंगा। तो मेरे एक फ्रेंड है अमन गर्ग, मैं उनसे बात कर रहा था। तो राइट नाउ अमन गर्ग इज आल्सो द एडमिन ऑफ दिस पेज। तो वो अभी अमन गर्ग कौन है उसकी डिटेल मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ वो भी हैं। तो वो कभी कभी थोड़ा बहुत मुझे गाइड करते हैं, बताते हैं। पोस्ट तो फिलहाल मैं ही कर रहा हूँ और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम आगे टीम को कैसे डेवलप करेंगे। और क्योंकि टीम डेवलप होने का प्लान शायद 1-2 महीने पहले का था लेकिन वो नहीं हो पाया। अभी वो फिलहाल और 3-4 महीने के लिए टल गया है। तो टीम है 2 लोगों की, अमन गर्ग एंड रवि शर्मा। ठीक है। तो अब हम उसके ऊपर देखते हैं कि भाई क्या आगे प्लान बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन तो खैर देखिए, असली जो प्रॉब्लम होती है, असली जो हसल होती है वो होती है इकोनॉमी की। अगर आपके पास में प्रॉपर पैसे हैं खर्च करने के लिए तो आप टीम को मैनेज कर सकते हैं। उतना फिर आउटकम नहीं है, अगर हमें उससे कुछ कमाने को नहीं मिल रहा तो फिर लगाने को भी मन नहीं करता। फिर फोकस जो है वो अर्निंग की तरफ अगर जाए तो वो यूट्यूब पे जाता है। तो यूट्यूब पे की बात करें कि मेरी यूट्यूब कैसी चल रही है, तो हिंदी के मेरे करीबन 15 चैनल फ्लॉप हो चुके हैं, एक भी चैनल मेरा चला नहीं है। मेरी गाइडेंस में 3-4 लोगों ने मोनेटाइजेशन तक पा लिया है मामला, लेकिन वो उतना अच्छा हिंदी में नहीं कर पा रहे। इंग्लिश में मेरे 5 चैनल ऐसे हैं जो कि मोनेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक मोनेटाइज हो जाएंगे। एक चैनल मेरा मोनेटाइज चल रहा है आज से करीबन 1-1.25 साल से। ठीक है। और वो मैंने 2 साल पहले शुरू करा था, तो 1-1.5 साल से वो मोनेटाइजेशन पे चल रहा है। जो कि मुझे कम से कम भी, अगर मतलब कहें कि कुछ भी नहीं कमाया मैंने, तो 20,000 रुपये महीना कमा के दे देता है। ठीक है। अब अगर आप बड़ौद में ही रहते हैं, अपना घर है, किराया विराया कुछ है नहीं, तो 20,000 रुपये की इनकम ठीक ठाक है। तो वो कर देता है। कभी कभी बहुत अच्छा चला जाता है तो 50,000 60,000 तक भी चला जाता है। अब वो एडवांटेज कहाँ मिल जाता है? देखिए मैंने अपने वहाँ पे यूट्यूब के वीडियोस में ही बता रखी है बात कि जब भी आपके पास में ऑप्शन है कि इंग्लिश में वीडियो बनाऊं या हिंदी में वीडियो बनाऊं, तो हमेशा इंग्लिश में वीडियो बनाइए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का वीडियो आपका, मैं बात कर रहा हूँ मोनेटाइजेशन की बात कि कहाँ फ़र्क पड़ता है।
क्योंकि मोनेटाइजेशन से पहले तो आपको वो 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर दोनों ही तरह में पूरे करने हैं। लेकिन जब हिंदी में वीडियो बनता है तो जब आपके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं तब आपको हज़ारों में इनकम होती है। लेकिन वहाँ पर उल्टा है। वहाँ पर अगर आपको मतलब ऐसा तो नहीं है कि हज़ारों में व्यूज़ आए तो मिलियंस की इनकम होगी, वो तो नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपके 10,000 या 30,000, जैसे कि मेरे किसी पूरे मंथ में 35,000 व्यूज़ आए, पूरे मंथ में अगर मुझे 35,000 व्यूज़ आते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 35,000 व्यूज़ पूरे मंथ में 30 डेज में, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये वीडियो हिंदी में होता तो मेरी इनकम होती 600 रुपये हार्डली, या 700 रुपये, 800 रुपये, कुछ ज़्यादा अच्छा मान लें तो 1200 रुपये, 1500 रुपये, उससे फालतू बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब मेरे 35,000 व्यूज़ आते। लेकिन अगर ये वीडियो इंग्लिश में है और अमेरिका या इंग्लैंड की ही ऑडियंस ने देखा है इस वीडियो को, टॉपिक भी ऐसा था, और तब मुझे इस तरह की वीडियोस पे 35,000 व्यूज़ पूरे मंथ में मिलते हैं, तो मेरी इनकम आती है मिनिमम 25,000 रुपये। और शायद अगर वो टॉपिक ऐसा है जिस पे ऐड और महंगे चले थे, जैसे कि कार के ऐड चले थे, या किसी सर्जरी के ऐड चले थे, या टूरिज्म के ऐड चले थे, टॉपिक इस तरह का है आपका, तो आपकी इनकम 35,000 व्यूज़ पे 45,000 रुपये हो सकती है। फ़र्क किस बात का पड़ा? दो बात का। एक, अमेरिका इंग्लैंड में आपका आरपीएम इंडिया से बहुत बेटर है। दूसरा, 70 70 क्या, अब तो 79 हो गया। 79 रुपीज़ का $1 है। तो वो जो 70-80 गुना फर्क पड़ेगा, वो तो अमेरिका के हिसाब से वही पैसे दे रहे हैं, उतने ही पैसे दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ले चिंदी पकड़ के खुश हो जा। लेकिन इंडिया में जब आया तो इंडिया में तो वो 70 गुना होके आ गया, 80 गुना होके आ गया। तो इसलिए आपको ज़्यादा बेनिफिट कहाँ पर है कि आप अपने इंग्लिश वीडियोस बनाएं जो कि अमेरिका की ऑडियंस के लिए हों। तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, और मैं स्पेनिश में ही बना रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में स्पेनिश भी एक अच्छी लैंग्वेज है जिस पे आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, अच्छी ऑडियंस मिल सकती है। हालांकि वो चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है मेरा। इंग्लिश वाला चैनल मेरा करीबन 1.5 साल से मोनेटाइज है, और इनकम है ठीक ठाक, जो मैंने बता दिया आपको। तो और कुछ अगर आप कमेंट में कहना चाहें, मुझे कुछ पूछना चाहें, तो आप लिख सकते हैं। ये बातें मैं करना चाह रहा था, मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं, और कोशिश करिए कि जो मेरे दिल दिमाग में चल रहा है वो सब मैं आपके सामने रखूं। उम्मीद है कि इस वीडियो के कमेंट में आप लोग भी वो सब मेरे सामने रखेंगे जो आपके दिल दिमाग में चल रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इस लाइव सेशन को अटेंड करने के बाद में, क्योंकि आपके कमेंट से अगर यूट्यूब पे है तो बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, जो कि मैं डालूंगा, तो तब आप देख सकेंगे शायद से यूट्यूब पे, तो आप जितना कमेंट करते हैं उतना ही वो वीडियो पावरफुल बनता है। तो लोगों को जब सपोर्ट करें तो व्यूज़ देख के ना जाएं, लाइक करें और कमेंट में कुछ लिखें उस वीडियो के बारे में, नाइस, गुड, इस तरह से नहीं। आपने कोई तो फीलिंग ली होगी ना। 5 मिनट का वीडियो देखा, 2 मिनट का वीडियो देखा, या 1 घंटे का वीडियो देखा, तो उस टाइम पीरियड में आपने जो भी देखा उसके बारे में कमेंट करें। किसी भी वीडियो को अगर आप बूस्ट करवाना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होने चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना ही वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। तो प्लीज़ अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं, क्योंकि लाइव में बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, और शायद जब ये रिकॉर्डेड पहुंचेगा तब इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। तो जब देखें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी बात सुन के क्या लगा, कैसा लगा मैंने जो भी जिस भी टॉपिक को कवर किया। और अगर आपका कोई भी कमेंट है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लिखिए, मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूँ। एक समरी दे देता हूँ कि हमने एक कहानी शुरू करी थी जिसमें हमने चमड़े की जूते की बात करी, फिर हमने लाइक्स के बारे में बताया, कैसे लाइक्स घटे उसके बारे में बताया, फिर हमने बताया लाइक्स क्यों घटे, उसके लिए मिर्ज़ा गालिब की एक स्टोरी बताई, फिर हमने बड़ौत फेसबुक सिनेरियो बताया कि कौन कौन से पेज आ रहे हैं। दोबारा कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत में आपको एक काम करना है कि बड़ौत लाइव का फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करना है। प्लीज़ सपोर्ट दैट पेज। वहाँ पर जितने लाइक्स पहुँच सकें बहुत अच्छा है। 10,000 से ज़्यादा हो जाएं तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। फ़िलहाल तो हम नंबर 1 पे हैं और ये तो खुशी की बात है लेकिन अगर
बड़ौत लाइव के पेज पे मैं देखता हूँ कि 11,000 12,000 लाइक्स हैं, तो उस पल को मैं ज़्यादा इंजॉय करूँगा। ठीक है। फिर हमने बड़ौत की यूट्यूब के बारे में बात करी, हमने बड़ौत की ट्रैफिक की प्रॉब्लम में के बारे में मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उसके बारे में बात करी, पोस्ट के बारे में बात करी, बड़ौत के स्कूल कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात करी, बताया आपको खतरी में 4 से 6 बजे के बीच में सिचुएशन देखने लायक होती है। अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई जिला अधिकारी कार्यालय से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा समय निकालें, देखें कि क्या कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है। फिर हमने बात करी बड़ौत नगर पालिका इलेक्शन के बारे में, मेरे चैनल के बारे में बात हुई। बड़ौत में जो सबसे ज़्यादा जंप कर रही है इंडस्ट्री, बड़ौत का फास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड होटल इंडस्ट्री, मतलब सरप्राइजिंगली पिछले 2 साल में आप 14-15 नए नाम लेकर आ गए हैं बड़ौत में, जो ब्रांड नेम है। ऐसे नहीं कि किसी ने अचानक से मतलब कोई हरी फास्ट फूड सेंटर खोल दिया, नहीं, ब्रांड्स वाले जो नेम है और जिन्होंने प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि बेटर सर्विस बेटर टेस्ट दे सकें। जैसे कि रोम्स पिज़्ज़ा का तो खैर बड़ौत में बहुत फ़ैन है, मैं भी फ़ैन हूँ। आप बिगीज़ पिज़्ज़ा की बात करें वो भी बहुत अच्छा है। वीर जी बटर चाप खा के देखा था भाई, गजब टेस्ट था, बहुत अच्छा लगा। और कभी ऐसा करेंगे अगली बार के लाइव ना करके गैदरिंग करेंगे किसी ऐसे ही फास्ट फूड सेंटर में। 40-50 लोग ही आएंगे मुझे पता है, तो वो जो लोग आएंगे उन लोगों के लिए कुछ अरेंज करते हैं। अरे आयुष, ग्रेटफुल तो हमें यार आपके काम के, आप कोशिश कर रहे हो और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो। मुझे पता है कि उतना रेगुलरिटी को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना भी है अटेम्प्ट अच्छा है और वो रिजल्ट दे रहा है, और बेटर रिजल्ट दे, ये प्रेयर है हमारी भाई। आप भी तो अपने ही भाई हो, तो अपने भाई के पास भी व्यूज़ लाइक्स फॉलोवर्स पहुंचने चाहिए, उसके काम को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो बस कुछ मैंने आपको अपनी स्पेनिश लर्निंग के बारे में बताया, कुछ बात करी यूट्यूब अर्निंग के बारे में। तो दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, लगभग 1 घंटे बोल लिया, और ये कंटिन्यूसली इसलिए बोला कि अगर कोई इसे यूट्यूब पे देखेगा या कोई बाद में रिकॉर्डेड देखेगा तो थोड़ा सा तो बोर होगा ही होगा, लेकिन शायद थोड़ा सा मज़ा आ जाए उसको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम बोर नहीं करते। भैया हम 40-42 साल के अंकल जी हो गए हैं, 20-22 साल के लड़कों को तो हम बोर ही करेंगे। खैर, कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों को एंटरटेन करते रहें, बड़ौत के बारे में आपसे बात करते रहें, आपको नई नई इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस, कुछ लेख अपनी। मैं पोस्ट भी बहुत बड़ी बड़ी लिखता हूँ जिसकी वजह से लोग बहुत दुखी हैं। और ये मास्क मैंने पूरी वीडियो में क्यों पहन रखा है, ये वीडियो की स्टार्ट में मैंने बताया था। अब दोबारा मत पूछना कोई भी कि भाई ये क्यों पहन रखा है, बस आप वीडियो की स्टार्टिंग की 2-3 मिनट भी देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मास्क मैंने पूरे वीडियो में क्यों पहने रखा। बल्कि पूरी वीडियो में क्या, आप मुझे सड़क पे भी कभी देखेंगे कहीं तो इसी गेटअप में देखेंगे। आप मुझे खतरीगढ़ी में या नेहरू रोड पे या गांधी रोड पे या बावली रोड पे कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो यही गेटअप होता है मेरा कि मैं मास्क में ही मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, लगभग 1 घंटे का सेशन हमारा पूरा हो गया है, एंड आई होप कि आपको कुछ अच्छा ही लगा होगा इस लाइव सेशन को अटेंड करके, या फिर इस लाइव सेशन को बाद में रिकॉर्डेड में सुनने में, यूट्यूब पे देखने में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, बुरा लगा है तो भी कमेंट करें, मुझे बताएं कि कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये भी याद रखें कि यार पैसे की थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए टीम डेवलप करना उतना आसान काम नहीं जितना कि लगता है। क्योंकि आप बड़ौत में किसी को बोले ना कि मैं 5,000 रुपये महीना दे दूंगा तो कोई काम नहीं करना चाहता, और 15,000 रुपये महीना देने के लिए इतनी अर्निंग तो अभी है नहीं। तो बस अर्निंग कितनी है वो भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो अगर आपने नहीं देखा तो पूरा वीडियो जब दोबारा से देख लेते हैं एक बार, तो आपको सब पता लगता है रवि शर्मा के बारे में। और शक्ल कुछ ऐसी है। तो यस, 43 ईयर ओल्ड अंकल जी इस पेज को चलाते हैं, और एक दोस्त और हैं जिनका नाम मैंने लिया था। आई होप के आप उनको जानते ही होंगे। तो बस ठीक है, मिलते हैं अगले किसी और लाइव सेशन में या अगली पोस्ट में किसी और जगह किसी जिक्र में। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक गैदरिंग भी करें, थोड़ा मीटअप करें और इन पर्सन मिलें,
जो देखते हैं कि जल्दी ही कर पाएंगे। कब तक कर पाते हैं, महीने भर में या 2 महीने में, लेकिन जब भी करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, और आप प्लीज़ वहाँ पर आइए, मिलते हैं। ठीक है, आज का सेशन बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग 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 वीडियो, और बहुत सा बोरिंग वीडियो भी। कोशिश तो करी थी कि बोरिंग ना हो, इसलिए पूरा एक स्टोरी आइडिया बना के लाया था, लेकिन बोरिंग तो हो ही जाता है। चलो, खैर, बाय।